आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी माफ़ करना। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुमेर सिंह नहीं रहे। सजी अर्थी बता रही थी कि अभी थोड़ी देर बाद उनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। परिवार के सदस्य एवं निकट संबंधी पुष्प अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दे रहे थे। अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की भीड़ घर के बाहर प्रतीक्षारत थी। पूरा गांव सुमेर सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा हुआ था, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और किशोर सभी शामिल थे। आसपास के गांव के लोग भी खबर पाकर दौड़े चले आए थे। किसी नेता की रैली जैसी भीड़ का कोई ओर छोर नहीं था। भीड़ सिर्फ औपचारिकता निभाने नहीं आई थी, सबके मन में उनके लिए अपार श्रद्धा भाव था। लोगों की आंखों से किसी अपने को खोने का दर्द साफ छलक रहा था। वे अपनी नम आंखें कुर्ते के आस्तीन में सुखा रहे थे। सच पूछो तो सुमेर सिंह का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। उन्होंने किसी न किसी रूप में हर किसी को उपकृत अवश्य किया था। सबके मसीहा थे। वो किसी के भाई सरीखे थे, किसी के ताऊ, किसी के चाचा और किसी के बाबा। सबसे ऊपर वो अपने इलाके के पहले आर्मी अफसर थे, जिस पर गांव को नाज था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने लोगों के बीच रहना पसंद किया। गांव की मिट्टी में उनकी आत्मा बसती थी। राम नाम सत्य के साथ अर्थी उठी। पीछे पीछे राम नाम सत्य है दोहराते लोग चल पड़े। शव यात्रा भी कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी कि भीड़ में ना जाने कहाँ से छोटे छोटे दो बच्चे दौड़ते हुए आए और रोते रोते बोले, हमरे बाबा जी को कहाँ ले जात हो? उन्हें पुचकार कर एक किनारे कर शव यात्रा आगे बढ़ी। बच्चे सुमेर सिंह के खानदान के नहीं थे। काफ़ी देर तक राम नाम सत्य है की गूंज गलियारों में गूंजती रही। मधु चुपचाप औरतों के झुंड से निकलकर छत पर आ खड़ी हुई। अश्रुपूरित नेत्रों से सुमेर सिंह की अंतिम यात्रा को जाते हुए देखती रही। मन के अंदर दबा गुबार भभक पड़ा। उसने आंचल अपने मुंह में ठूंस लिया। उसे राम नाम सत्य है की गूंज में सुमेर सिंह का तकिया कलाम माफ़ करना की अनगूंज सुनाई दी। वो कुछ भी बोलने से पहले माफ़ करना जरूर कहते थे। नीचे आंगन में रोटने पीटने का कार्यक्रम यथावत चालू था, जिसे छोटी बहू शन्नो गांव की विशेष शैली में बड़ी शिद्दत के साथ अंजाम दे रही थी। अन्य औरतों की उसमें पूर्ण सहभागिता थी। मधु समझ नहीं पा रही थी कि ये औरतें रो रही हैं या गा रही हैं। उनके रिरियाने में उसे दुख का उद्वेग कम, नाटकीयता अधिक नजर आ रही थी। वो छत से नीचे आकर औरतों के झुंड में बैठ गई। शन्नो रिरियाते हुए लयबद्ध तरीके से कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर झुकती, फिर एकाएक सामने की तरफ झुककर पीछे पछाड़ मारकर लुढ़क जाती। औरतें उसे उठाकर धीरज धरने के लिए कहती हैं, अरे बावली, काहे भईजात, धीरज धरो, बड़े नसीब वाले रहे तुमरे ससुर। पोते पर पोते, नाती पर नाती सबका मुंह देख कर गए हैं, सीधे सोने की सीढ़ी चढ़कर सरक गई हैं। मधु का दिमाग चक्कर में पड़ गया। क्या शन्नो वास्तव में पिताजी की मृत्यु से इतना दुखी है, या चेहरा घूंघट से ढका होने के कारण वो शन्नो के असली मनोभाव को देख नहीं पा रही थी। रिरियाते रिरियाते शन्नो का गला बैठ गया। वो दौड़कर पानी का गिलास ले आई। औरतों ने इशारे से मना कर दिया। शायद ये भी रीति रिवाज का कोई हिस्सा रहा होगा। यह सोचकर वो फिर अपनी जगह सिर झुकाकर बैठ गई। शन्नो फिर जोर जोर से रिरियाने लगी। औरतों ने पूरा साथ दिया। शन्नो को इस तरह बेहाल छटपटाते देख मधु फिर सोचने को विवश हो गई। अगर ये शोक असली है तो फिर फोन पर पिताजी को पूछने वाली शन्नो कौन थी? क्या इतनी जल्दी व्यक्ति अपना मुखौटा बदल सकता है? अभी 4 दिन पहले शन्नो के साथ फोन पर हुए वार्तालाप का एक एक शब्द उसे याद है। दोपहर के समय गांव से फोन आया था। शन्नो की आवाज़ सुनकर चौंक उठी थी। कारण शन्नो अपने आप कभी फ़ोन नहीं करती थी। घबरा कर उसने पूछा था, सब ठीक तो है पिताजी? अरे उसी बुढ़े के लिए तो फ़ोन कर रही हूँ। दिल धक धक करने लगा था मधु का। पिताजी की तबीयत तो ठीक है, उपहास के स्वर में जवाब मिला था। उसकी तबीयत को क्या हुआ? भला चंगा मस्त कलंदर बना छुट्टा सांड की तरह गांव में घूम रहा है।
काले कौआ की उम्र लेकर आया है। बीवी को खा गया, जवान दामाद को खा गया, पोते को खा गया, भाई को खा गया, पर उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मेरे प्राण लेकर जावेगा। मुझे जिंदा देखना हो तो पिताजी को अपने पास बुला लो या उसका कोई और इंतजाम कर दो। भाई साहब तो हमारी सुनेंगे नहीं। आप औरत हो, मेरा दर्द समझोगी, अब हमारे ऊपर दया करो। सुमेर सिंह के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा से वो बहुत आहत हुई, लेकिन शन्नो को वस्तु स्थित समझाने के लिए थोड़ा नरम होकर बोली, पिताजी को अपने पास रखने में हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि वह हमारे पास आकर रहें। कब से कह रहे हैं कि गांव, घर और खेती की जिम्मेदारी इंदर को सौंपो। सारी चिंताएं छोड़कर हमारे पास अपने जीवन के शेष दिन शांति से बिताओ। लेकिन गांव का मोह उनसे छूटता नहीं है। जोर ज़बरदस्ती उनके साथ कोई कर नहीं सकता। छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो ज़बरदस्ती कार में बिठा कर ले आए। शन्नो अड़ गई। जीजी, मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी कुछ भी करो, मगर इस बुढ़े से हमारी जान छुड़ाओ। इस पनौती को अब हम अपने पास नहीं रख सकते। शन्नो के गंदे लहजे को विराम देने के इरादे से मधु ने कहा, सबसे पहले तो तुम अपनी गंदी जुबान को लगाम दो। ये क्या बुढ़ा बुढ़ा लगा रखा है? तुनक कर शन्नो बोली, 94 साल के आदमी को बुढ़ा नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? मधु ने खींच कर कहा, सीधे सीधे पिताजी कहो। फिर याद रखो, पिताजी तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं, बल्कि तुम लोग उनके साथ रहते हो। ये जमीन जायदाद, घर द्वार सब उनका है। अब तुम बताओ, तुम्हारी असली पीड़ा क्या है? उबल कर शन्नो बोली, एक हो तो बताऊं। सारे दिन चूड़ा चमारों और धीवरों के टोले में डोलते फिरते हैं, उनके घरों में अड्डेबाजी करते हैं, उनके घरों की बहू बेटियों से भी हंस हंस कर बतियाते हैं। सारी शर्म लाज बेच खाई है। बेसिर पैर की बातें सुनकर मधु बरस पड़ी। तुम होश में तो हो? 94 साल की उम्र में पिताजी को औरतों की भूख नहीं है, बातों की भूख है। अकेले बोर हो जाते होंगे तो गांव में उधर उधर जाकर बातचीत कर अपना मन बहला लेते होंगे। इसमें बुराई क्या है? चलना फिरना उनके लिए अच्छा ही है। शन्नो झल्ला पड़ी, आप तो मज़े से शहर में बैठी हो, यहाँ गांव का समाज है, बिरादरी वाले हम पर थू थू करते हैं। मधु से रहा नहीं गया। तो बिरादरी वालों से कहो, वही उनका दिल बहला दिया करें। बिरादरी वालों के आधे घरों में तो ताले झूल रहे हैं, उनकी उम्र का कोई रहा नहीं। नए लड़के तो घरों में घुसे टीवी या मोबाइल पर चिपके रहते हैं। अब तो आदमियों का बैठक में बैठने का रिवाज ही खत्म हो गया। फिर इंदर ही कौन सा बैठक में जाकर घड़ी दो घड़ी उनसे बात कर लेता है? शन्नो के पास चलाने के लिए और भी बहुत तीर थे। अरे, वो तो उनके यहाँ खाना खाकर अपनी जात भी गंवा बैठे हैं। लोग हमें ताने मारते हैं कि हम बुढ़े को खाना नहीं देते हैं, तभी वो इधर उधर मारा मारा फिर रहा है। शन्नो की नासमझी पर मधु को हंसी भी आई और गुस्सा भी। ऐसी बात नहीं है, प्यार से किसी ने कुछ खिला दिया तो खा लिया होगा, इसमें बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर पिताजी तो फौजी हैं। फौज में जात पात, छुआछूत और धर्म मजहब की कोई दीवार नहीं होती है। सब एक आसमान के नीचे भारतीय बनकर सांस लेते हैं। लंगर कुक या मेस कुक की खाना बनाने की योग्यता देखी जाती है, जाति नहीं पूछी जाती है। चिढ़कर शन्नो ने कहा, जीजी, ये बड़ी बड़ी बातें अपने पास रखो। यहाँ आकर रहो, 2 दिन में सब पता चल जाएगा कि पानी कितने हाथ गहरा है। उन लोगों ने पता नहीं इस बुढ़े को कौन सा जादू टोना कर दिया है कि वो तो उन लोगों के दीवाने हो गए हैं। उनकी पूरी पेंशन उन लोगों पर ही लुट रही है। किसी की लड़की का ब्याह करा रहे हैं, किसी का इलाज हो रहा है, किसी की टूटी छत और दीवार बनवाई जा रही है, किसी की लड़की और लड़के की फीस भर रहे हैं, उनकी लड़कियों को ज़बरदस्ती स्कूल भेज रहे हैं। सब 2 चोटियों में रिबन लगाकर कलेक्टर बनने के लिए स्कूल जा रही हैं। अब घर के काम में हाथ बटाने के लिए धीवरों की लड़कियां नहीं मिलती हैं इस बुढ़े के कारण। धर्म कर्म पर भी खुले हाथ से खर्च हो रहा है, लेकिन अगर आपके देवर किसी काम के लिए उनसे मांगे तो एक ढेला नहीं निकालते, हाथ पीछे को सरक जाता है। धीवरों के मकान लगदग करा रहे हैं, लेकिन अपने घर की पुताई का ध्यान नहीं। अब तो दिवाली पर खुलेआम उनके बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं, झोले भर भर के सामान लालगंज से मंगवाते हैं और बांटते हैं। मधु शन्नो की असली पीड़ा समझ गई। सुमेर सिंह अपनी पेंशन शन्नो या इंदर के हाथ पर नहीं रखते हैं। इसका पति पत्नी दोनों को बड़ा मलाल है। शन्नो को समझाते हुए उसने कहा था, देखो, पेंशन उनकी है, अपनी मेहनत से कमाई को
जिस ढंग से खर्च करने में उन्हें आत्मसंतोष मिलता है वो खर्च करते हैं। हम तुम उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं? ये उनका हक है। ये बात शन्नू को पसंद नहीं आई। पलटवार किया। मालूम था आप उनका ही पक्ष लेंगी। बात पक्ष लेने या लेने की नहीं थी। काफ़ी दिनों से इंदर और शन्नू की नज़र सुमेर सिंह की पेंशन पर थी। उसकी मंशा को परिवार के सब लोग समझ रहे थे। दूसरे बेटों ने सुमेर सिंह को समझाया भी था। पिताजी, पेंशन से थोड़ा पैसा इंदर के हाथ पर भी रख दिया करो तो घर में शांति रहेगी। सुनकर सुमेर सिंह भड़क गए थे। माफ़ करना, 60 साल के इंदर को पैसे मैं दूं? कैसी बात करते हैं आप लोग? वो फैमिली में ब्लैक शीप है। उसे बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए। सारे टाइम बीबी के तिगने में छिपा रहता है। वो लालची और आलसी दोनों है। वो चाहता है कि पूरी खेती जीते जी मैं उसके नाम कर दूं और अपनी पेंशन भी उसके हाथ पर रख दूं। फिर मैं फुटबॉल की तरह इधर उधर मारा मारा फिरूं, कभी बड़े बेटे के पास, कभी छोटे के पास। माफ़ करना, मैं अपने हाथ क्यों कटवाऊं? उसे अपना हिस्सा चाहिए तो ले ले। पहले तो पढ़ाई लिखाई के टाइम मटर गश्ती करता रहा, सपने कलेक्टर के बनने के देखता रहा। अब तुम लोगों को देख कर कुढ़ता है। लेकिन पिताजी, सुमेर सिंह ने राजेंद्र को बीच में टोक दिया था। माफ़ करना, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। इसकी नौकरी लगवाई, घर बनवा दिया, शहर जैसी सुविधाएं जुटा दी, उसके लड़के लड़की का ब्याह करा कर सेटल करा दिया। अब क्या सारी ज़िंदगी मैंने इसका ठेका उठा रखा है? माफ़ करना, अभी भी हर महीने कैंटीन से सारा सामान ला कर देता हूँ। खेती के सारे खर्च मैं करता हूँ। ट्रैक्टर, ट्रॉली, बीज, खाद और गाय भैंस सबका खर्च हमारे खाते में है। बस गुलछर्रे उड़ाने के लिए पेंशन से कैश नहीं देता हूँ। सो उसकी वाइफ चोरी चोरी अनाज बेचकर हिसाब पूरा कर लेती है। मुझे सब मालूम है। माफ़ करना, अब मैं उन्हें खटकता हूँ। उसके सारे काम पूरे हो चुके हैं। अब मैं यूज़लेस हो गया हूँ। जाकर पूछो उससे, पहले कभी क्यों नहीं कहा उसने तुम लोगों के पास रहने के लिए मुझे? क्योंकि तब उसे मेरी ज़रूरत थी। जानता हूँ अब रोटी बनाकर देने में परेशानी हो रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी रोटी का इंतज़ाम कर लूँगा, लेकिन मैं अपना घर और गांव किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे पूर्वजों की देहरी है। सुमेर सिंह के निर्णय के आगे दोनों बेटे नतमस्तक थे। सुमेर सिंह और इंदर के बीच सत्ता की लड़ाई अक्सर चलती रहती थी। गांव में अचानक तूफान आ जाता, सब भागे भागे गांव आते। सबको एक ही समाधान नजर आता कि सुमेर सिंह बड़े या छोटे बेटे के साथ शहर चले आएं। लेकिन सुमेर सिंह इस बात के लिए तैयार नहीं होते। जब इंदर के हाथ 10-20 हज़ार थमाकर सुलह करा दी जाती, मामला 4-6 महीने के लिए शांत हो जाता। मधु समझ गई कि शन्नो के हाथों में रुपयों के लिए खुजली हो रही है। उसको चुप देख शन्नो बोली, सब लोग शहर में रहकर मौज मार रहे हो और आफत हमारे सिर मर दी। इस आरोप से मधु चिढ़ गई थी। शहर में तो तुम लोग भी रहते थे, अपनी गरज से गांव आए, हम तो नहीं गए थे बुलाने। वो तो हमारी किस्मत खराब थी, कॉटन मिल बंद हो गई तो आना पड़ा। तो फिर मुझे क्यों दोष दे रही हो? शन्नो जरा नरम हुई। जी, हम तो इनके कारनामों से तंग आ गए हैं। अब तो इन पर पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं, पूरा पगला गए हैं। ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि पूछो ना। कल खाली कुर्ता पहन कर निकल पड़े। जगत के लड़के ने टोका, बाबा तले पैजामा तो पहन लो। मधु ने समझाया था, ये पागलपन नहीं, उम्र का तकाजा है। हम सबको इससे गुजरना होगा। इसे इशू बनाने की जगह थोड़ा ध्यान रख लिया करो। जी, ये सब चोचले हैं। आपके यहाँ ठीक रहेंगे। यहाँ गांव में गृहस्थी के 100 काम फालतू होते हैं। मेरे पास इतना टाइम कहाँ जो उस बुढ़े के पीछे भागती फिरूं। क्यों, टिल्लू कहाँ गया? जल बुनकर शन्नो ने कहा था। टिल्लू यहीं मेरी छाती पर मूंग दल रहा है। जीन्स, टी शर्ट और काला चश्मा चढ़ाकर मोबाइल हाथ में लिए वो अपने आप को सलमान खान समझता है। मजाल है घर के किसी काम में हाथ लगा दे। कुछ कहो तो फट से जवाब देता है, हम तुम्हार नहीं, बाबा जी के नौकर हैं। कामचोर इतना है कि अपनी जूठी थाली पे छोड़कर भाग जाता है। अब आप ही बताओ, क्या मेरी औकात इस घर में यही है कि मैं नौकरों की जूठन मांजूं? टिल्लू की अलग कहानी है। वो सुमेर सिंह की छोटी बेटी के ससुराल से आया था। एक बार सुमेर सिंह की बीमारी में उसकी देखभाल के लिए आया था, उसके बाद वापस गया ही नहीं। आया था तब 10-12 साल का बच्चा था। अब बड़ा हो गया है, लेकिन कद बढ़ा नहीं, बड़ा ही मस्तमौला खिलंदर स्वभाव का है। सुमेर सिंह के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाता है। बाबा जी कहकर उनके आगे पीछे घूमता था।
बेटी की ससुराल का है और माँ बाप से दूर रोजी रोटी कमाने आया है, ये सोचकर सुमेर सिंह उसका विशेष ध्यान रखते थे। उसके छोटे मोटे शौक पूरे कर देते थे। इंदर और शन्नो को यह बर्दाश्त नहीं था। उन्हें लगता अगर टिल्लू ना रहे तो सुमेर सिंह का दिमाग 2 दिन में ही ठिकाने आ जाएगा। वो इंदर के इशारे पर नाचने लगेंगे। इसलिए वे टिल्लू को भगाने के लिए उसे डांटते फटकारते रहते। टिल्लू को लेकर बाप बेटे में तनातनी चलती रहती। उसके जीन्स पहनने पर ऐतराज़ किया तो सुमेर सिंह ने इंदर की बोलती बंद कर दी। जीन्स या काले चश्मे से तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बच्चा है, जमाने को देखकर उसका भी मन करता है। नौकर को जूते की नोक पर रखोगे तो 4 दिन में रास्ता नाप लेगा। फिर टिल्लू नौकर नहीं, मेरा फैमिली मेंबर है। खबरदार, जो उस पर किसी ने हाथ उठाया ये गाली गलौज की। शन्नो के कर्कश स्वभाव को जानते हुए भी थोड़ा नरम बनते हुए मधु ने कहा था। ये बात तो टिल्लू की गलत है। प्रोत्साहन पाकर शन्नो बोली थी। मैं साफ साफ बताई देती हूँ, टिल्लू एक दिन सब कुछ लूट लाट कर बिहार रफू चक्कर हो जाएगा। जब तक कहता रहता है मोबाइल खो गया है, चोरी हो गया है, जबकि उल्टे वो खुद बस अड्डे जाकर बेच आता है। फिर पिताजी का उल्लू गांठ कर दोबारा मोबाइल खरीदने के लिए पैसे ऐंठता है। वे तो अपना एटीएम कार्ड भी उसे पकड़ा देते हैं। पिछले महीने उनके 10,000 चोरी हो गए। इल्ज़ाम आपके देवर पर आया। बेटे से ज़्यादा नौकर पर विश्वास करते हैं। बस अब बहुत हो चुका। आप लोग दया करके इन्हें किसी तरह से हमारे पास से हटा लो। मैं पक गई हूँ। गुस्से में कोई अनर्थ ना कर बैठूँ। ठीक है शन्नो, हम 1-2 दिन में पिताजी को लेने आते हैं। भरसक कोशिश करेंगे कि अब वो हमारे पास ही रहें। तुम तसल्ली रखो। शन्नो की ओछी और कटुक्तियों को सुनकर मधु व्यथित हो उठी थी। सुमेर सिंह ने एक जाबाज सैनिक के रूप में सन 1948, 62 और 71 के युद्धों में सीमा पर दुश्मनों की गोलियों का सामना किया था। यूएन मिशन की शांति सेना में शामिल होकर विदेशी धरती पर भारत का मान बढ़ाया था। बांग्लादेश की लड़ाई में तो दुश्मन की गोली कंधे को छूकर निकल गई थी। सियाचिन में तो एवलांच में फंसकर मौत को चकमा देकर बच गए थे। और अब उनके अपने ही उन्हें स्वाभिमान पूर्वक अपने ही घर में नहीं रहने देना चाहते थे। शाम को मधु ने राजेंद्र के साथ शन्नो के साथ हुई बातचीत को साझा किया। राजेंद्र की तेजिंदर से बातचीत हुई। संयुक्त निर्णय लिया गया कि शनिवार को जाकर सुमेर सिंह जी को किसी भी कीमत पर गांव से लेकर आएंगे। तदर्थ इंदर को फ़ोन पर सूचना भी दे दी। शनिवार की शाम को दोनों भाई गांव इस इरादे से पहुँचे कि अब पिताजी गांव में नहीं रहेंगे। अपना शेष जीवन सुख शांति और आराम पूर्वक हमारे पास बिताएंगे, जो वो डिज़र्व करते हैं। सुमेर सिंह दोनों बेटों और बहू मधु को देखकर बड़े खुश हुए। बोले, माफ़ करना, तुम लोग बड़े अच्छे टाइम पर आए। दोनों भैंसें दूध दे रही हैं, ताज़ा गुड़ बना है, लेते जाना। राजेंद्र ने कहा, पिताजी कल हम नाश्ते के बाद कानपुर के लिए निकल पड़ेंगे। आप हमारे साथ चलोगे। अब मैं ये नहीं सुनूंगा कि गन्ने की पर्चियाँ आ रही हैं, कोल्हू चल रहा है, कि गेहूं की बुवाई चल रही है, अभी बहुत काम है, मई में गेहूं की कटाई के बाद आऊँगा। बहुत हो गया अब ये सब। बस अब माया मोह छोड़कर इंदर को गांव की जिम्मेदारी दीजिए और हमारे पास आराम से रहिए। शन्नो के मन में बताशे फूट रहे थे। उन्होंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा। बस शन्नो की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। रात में सबके साथ हंसी खुशी खाना खाया। बातों का सिलसिला चलता रहा। बाद में दूध के साथ गुड़ की डली ली और कहा, माफ़ करना, मैं सोने जा रहा हूँ, कल लंबी यात्रा करनी है। सुबह वो सच में कभी ना लौटने वाली लंबी यात्रा पर चले गए। जीते जी उन्हें कोई उनके घर से बेदखल नहीं कर पाया। माफ़ करना कहकर सबको माफ़ कर गए। अभी आप सुन रहे थे एक बेहद संजीदा और संवेदनशील कहानी, माफ़ करना। लिखा था डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी ने। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।